So now we have learned the reaction shown by glucose. One thing you should show the most of the reaction that are shown by carbonyl compounds, because the carbon number 1 is an aldehyde carbon in glucose. Now we will move on to next definition, reducing and non-reducing sugars. Reducing sugars, हमें पता है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हो तो उसे हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में. Okay. तो अगर हम उसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. हाँ. तो जो हमारे पास ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है वो तभी रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग शुगर की तरह, अगर उसमें फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा. अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप का मतलब होता है कि जब हमने नोटिस किया था, जब हमने हैवर्थ प्रोजेक्शन पढ़ी थी तो उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, या फिर कोई दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जिनमें फर्स्ट कार्बन के कारण कंडेंसेशन हो रहा है और हमारे पास सुक्रोज या लैक्टोज माल्टोज डाइसैकेराइड मिल रहा है, तो उसमें जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो फ्री नहीं रहता. अच्छा. तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इस कारण उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है. ओके. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो मोनोसैकेराइड्स है, यानी उसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है. जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है और जो फ्रुक्टोज है उसमें, जो ग्लूकोज है इसमें फ्री कीटोनिक ग्रुप है, तो वो दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह बिहेव करेंगे. और माल्टोज और सुक्रोज जिनमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह बिहेव करेंगे. क्योंकि बिकॉज इन सुक्रोज द फर्स्ट कार्बन, the oxygen attached to the carbon number 1 is involved in ring formation. Right. Now we will see a little more about polysaccharides. तो हमने अभी भी पढ़ा था कि polysaccharides में 3 तरह के कंपाउंड्स आते हैं. स्टार्च, ग्लूकोज के जो पॉलीमर होते हैं वो स्टार्च होते हैं, सेल्यूलोज होता है, और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन भी मिलता है जो कि जिसे हम ह्यूमन स्टार्च बोलते हैं. ओके. तो जो स्टार्च है वो भी फर्दर दो चीज़ों में मिलता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. ओके. जो अमाइलोज होते हैं वो अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं जिनमें जो लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज से रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे उनमें जो लिंकेज होती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. क्योंकि इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में से एक वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होता है और जो हमारे पास लिंकेज मिलती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. जो हमारे पास स्टार्च है इसमें अल्फा 1 4' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जिसमें से एक कंपाउंड्स में फर्स्ट कार्बन और दूसरे कंपाउंड में से 4th कार्बन के बीच में लिंकेज होती है. अल्फा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं. ओके. सो द बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा लिंकेज. राइट. और हमारे पास दूसरी तरह की कैटेगरी होती है अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू अमाइलोस. इसमें ब्रांच्ड चेन्स होती हैं, मतलब जो चेन्स होती हैं, हमारे पास एक लीनियर चेन है, ऐसी काफ़ी सारी चेन्स ब्रांचिंग के थ्रू कनेक्टेड होती है, इंटरलिंक्ड होती हैं. इसमें 2 तरह की लिंकेज होती है, अल्फा 1 6' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब एक कंपाउंड का फर्स्ट कार्बन और दूसरे कंपाउंड का 6th कार्बन की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और दूसरी लिंकेज अल्फा 1 4' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. Okay. जो अल्फा 1 4' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो तो लीनियर चेन के बीच में जो लिंकेज होती है वो होती है, और जहां पर ब्रांचिंग होती है उसमें फर्स्ट कार्बन पहले कंपाउंड का और दूसरे कंपाउंड का 6th कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम उसे अल्फा 1 6' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. अच्छा. अल्फा बोलने का रीजन यही होता है कि OH के रिलेटिव पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं. ओके. अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो अमाइलोस होता है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वाटर इनसॉल्यूबल होता है. राइट. तो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है सेल्यूलोज. जो सेल्यूलोज होता है वो अमाइलोज की तरह अनब्रांच्ड होता है, और जो सेल्यूलोज होता है वो भी डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर है. ओके. यहाँ पर हमें लिंकेज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि लिंकेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इन सभी कंपाउंड्स में जो भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स है. तो जो सेल्यूलोज में लिंकेज होती है वो बीटा 1 4' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. जो 1 होता है कार्बन नंबर 1 को डिनोट करता है C1 को, जो एक 4' है वो सेकेंड कार्बोहाइड्रेट पे कार्बन नंबर 4 को डिनोट करता है. यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हैं. इधर बीटा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो OH की रिलेटिव पोजीशन होती है दोनों कंपाउंड्स पे वो बीटा होती है. वो बीटा होती है.
और इस बॉन्ड को हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। जैसा हमने स्टार्च पढ़ा, हमें पता है कि स्टार्च प्लांट्स में मिलता है, उसी तरह से हमारे पास एक ग्लाइकोजन होता है जिसे हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। इसे हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा। तो अब अगर हम देखें कि कुछ स्वीटनर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि हमारे पास सैकेरिन है, एस्पार्टेम है, एटसेट्रा। ओके। तो ये हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सिंथेटिक स्वीटनर होते हैं, या इनमें से काफ़ी इनकी एप्लीकेशन होती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं इनमें से काफ़ी। तो इसके अच्छा। साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स को फिनिश करेंगे। Okay. Okay. So now that we have completed with glucose and carbohydrates, we will now start another topic, that is amino acids and proteins. Right. Now we will discuss in detail about amino acids and proteins. Okay. First of all, we will discuss about general structure of amino acids. जो हमारे पास अमीनो एसिड होता है उसमें जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अमीनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, Okay. जिसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है अच्छा। और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। Okay. तो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, ये दोनों एक तरह की वैरायटी प्रोवाइड करते हैं अमीनो एसिड्स को, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक है और जो अमीनो ग्रुप है वो बेसिक है नेचर में। अच्छा, तो इसकी वजह से अमीनो एसिड्स जो है वो एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। राइट। और इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें H होता है, एक जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम लगा होता है, और उसके अलावा एक R ग्रुप होता है। अब R क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो जो हमारे पास अमीनो एसिड है उसमें जो R है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लीनियर या ब्रांच्ड कार्बन चेन हो सकती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। तो हम एक ऐसे अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके अलावा सभी अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में, हम क्या बताना चाहते हैं? राइट। तो हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन होता है उसमें एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम के कारण वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, क्योंकि जो ग्लाइसिन होता है उसमें R की वैल्यू H होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। राइट। तो इसके साथ हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी अमीनो एसिड होगा उसमें R की वैल्यू चेंज करने पर हमारे पास अलग अलग अमीनो एसिड्स आएंगे, और उनमें से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जिसे हम ग्लाइसिन बोलते हैं। यहाँ पर हमें ये फैक्ट भी नोट करना चाहिए कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं उनमें से सिर्फ 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं। ओके। बाकी सभी सिंथेटिक या मैनमेड हैं। अच्छा, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में, सिमिलर मैनर में हमारे पास अगर दो अमीनो एसिड्स हैं, अगर उन दोनों अमीनो एसिड्स में से एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप में से हाइड्रोजन आपस में कंडेंस करके वाटर एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपाउंड होगा वो पेप्टाइड, उसमें पेप्टाइड लिंकेज होगी। और जो हमारे पास कंपाउंड आएगा उसे हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे। अगर हमारे पास डाइपेप्टाइड होगा तो उसमें एक पेप्टाइड लिंकेज होगी। सिमिलर मैनर में अगर हमारे पास ट्राइपेप्टाइड होगा तो उसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज होगी। और अगर हमारे पास कोई n अमीनो एसिड्स का कंडेंसेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड मिलता है उसके अंदर n-1 n अमीनो एसिड्स के कंडेंसेशन से जो हमारे पास कंपाउंड मिलता है उसके अंदर n-1 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। राइट। क्योंकि 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। राइट। सो नाउ वी विल क्लासिफाई amino acids on the basis of other category, essential and non-essential amino acids. Essential amino acids are those amino acids whose intake is required, and non-essentials are those which are secreted within body, that means no intake is required. Okay. So moving on to next topic, zwitterion. So zwitterion क्या होता है? So
ज्विटराइन जब हम किसी अमीनो एसिड को बनाते हैं तो उसमें जब NH3 पे अगर हम जो हमारे पास अमीनो एसिड है उसमें अगर H+ का एडिशन करें तो हमारे पास जो pH 0 पर आयन एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं हम जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है स्ट्रक्चर। और जब pH 7 होता है तो हमारे पास जो COH पे H+ होता है वो रिमूव होकर NH3+ के NH2 होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस H+ को और हमारे पास ज्विटराइन मिलता है जो pH 7 पर एग्जिस्ट करता है। और वही ये तीनों स्ट्रक्चर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं एक सब के साथ। ओके। और जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है pH = 11 पर जिसमें H+ COH से रिमूव हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसका pH 7 क्यों है, क्योंकि उसमें एसिडिक और जो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है वो दोनों प्रेजेंट है। और जो हमारे पास फर्स्ट है उसमें सिर्फ एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और जो NH3+ बन चुका है यानी मतलब जो उसका बेसिक इफेक्ट था NH2 का अमोनिया का वो कम हो चुका है, इसलिए pH 0 पर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ओके। और सिमिलरली थर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास अमीनो ग्रुप है और उसमें COH में से जो एसिडिक ग्रुप है उसमें से H+ रिमूव हो चुका है तो हमारे पास इसकी जो pH होगी वो मोर देन 7 होगी। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। राइट। Now we will briefly discuss about preparation of and synthesis of alpha amino acids. Okay. Alpha amino acids can be synthesized by HVZ reaction, Helvol-Zelensky reaction. In this reaction, the alpha hydrogen atom participates with respect to relative to COH group and by reductive amination reaction. So there are two methods for preparation. About these methods we have already discussed in other chapters on organic chemistry. Okay. So we discussed about peptide linkage earlier. Now we want to note down some basic points on peptide linkage which we forgot to include at that time. So what about N-terminal amino acid? N-terminal amino acids are those amino acids which have free amino group, which means when two or more amino acids combine to form a protein, in that amine side is free and carboxylic is bonded to other amine group in peptide linkage. Okay. And similarly for C-terminal amino acid, in that when we are joining amino acids, carboxyl group is free and the amine group is bonded by peptide linkage to other amino acid. Okay. तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स याद करना जरूरी है क्या? नहीं, जेई लेवल के लिए अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसमें उसका जनरल फॉर्मूला हमें आना चाहिए जिसमें कार्बन के साथ एक R लगा होता है, एक H लगा होता है, एक COH लगा होता है और एक NH2 लगा होता है. ओके. और हम R को वेरी करके अलग अलग अमीनो एसिड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. इनमें से सिर्फ हमने अभी भी डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड ऐसा है जब R की वैल्यू H होती है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका नाम होता है ग्लाइसिन. ओके. So now we will move on to protein structure. जब हम अमीनो एसिड्स का This is very important, right? Right. When we polymerize amino acids into they will synthesize a protein, and protein have different levels which includes primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary. In primary structure there is a particular pattern of amino acids, like we have alanine, glycine, valine and lysine in this example in a specific pattern. So okay, whenever amino acids are arranged in a particular pattern they forms a primary structure. तो जब लीनियर पैटर्न में सिर्फ एक लीनियर अरेंजमेंट है तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. Right. Further, this arrangement coils and forms two types of other structure that is known as secondary structure, alpha helix and beta pleated sheeting. And in alpha helix there is a pattern like this. When linear chain coils like forming a helix, it is known as alpha helix, and when it forms a sheet like structure, it is known as beta plated. Okay. Both these structures are stabilized by various forces about which we will learn at the end of after discussing all these structures. Okay.
Now moving on to next, tertiary structure. Whenever secondary structure further coils and form a more complex structure like globular proteins or fibrous proteins, they are known as tertiary structure. Similarly, whenever a combination of more than two types of tertiary structure combines, they are known as quaternary structure. Quaternary structure is a three-dimensional complex structure as it contains various tertiary structure units, so it is very complex in nature. Okay. In all these structure, especially secondary, tertiary and quaternary, stabilizing forces are hydrogen bonding, van der Waals forces, covalent bonding and various other forces. Okay. Okay. So we need to remember these forces, hydrogen bonding especially, because hydrogen bonding joins two sheets in beta plated structures. And since hydrogen bonds are very strong, then it can have a lot of effect on the molecule as such, right? And hydrogen bonds are formed between COH group and NH2 group. Okay. Okay. And moreover, other forces also operate during these structures. Right. Moving on to next definition, protein denaturation. Protein denaturation. As we all know that amino acids are optically active, so proteins are synthesized from amino acids, so they will be also optically active and will show optical activity. But due to certain changes in physical and chemical activity, there is a disruption of bonds. That means bonds are broken down, and this leads to the loss of optical activity of proteins. This process is known as denaturation of proteins. और प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं उनके लिए उनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Right. तो डीनेचुरेशन से वो अपना फंक्शन लूज कर सकते हैं. Right. है ना? तो दैट इज व्हाई वी नीड टू अवॉइड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट? Now we will start nucleic acids. Nucleic acids are of two types, DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. In DNA deoxyribose sugar is present, and in RNA ribose sugar is present. तो DNA carries hereditary information, right? Right. For the cell. What is the function of RNA in a cell? RNA participates in transcription and translation process while we are synthesizing proteins from DNA. Oh, okay. So they are quite important for a cell. Right. The whole process is known as central dogma of biology. Both these rings are 5-membered rings. The bases in DNA includes adenine, guanine, cytosine and thymine, which we can remember by A, G, C, T. And in RNA, the bases are adenine, guanine, cytosine and uracil. तो एक ही प्रोटीन बेस का डिफरेंस है. आई एम सॉरी. Out of these, all four these, adenine and guanine are known as purines because they contain double ring in their structure, and cytosine, thymine and uracil are pyrimidines because they are single ring structures. So what is phosphodiester linkage? Just like peptide linkage and glycosidic linkage, phosphodiester linkage is present in amino acids. Phosphodiester linkage is basically backbone of DNA. In phosphodiester linkage, bases are at the center of the two helix of DNA, and sugar and phosphate group is linked by a diester linkage. So in DNA, on each helix there is a phosphate sugar backbone, and there is hydrogen bonding between adenine and thymine or adenine and uracil, and correspondingly similarly we have hydrogen bonding between G and C, that is guanine and cytosine. This is a very important rule, base pairing rule. That means adenine can only pair with thymine or uracil, not with cytosine or guanine. So while we were earlier studying about furanose and pyranose, we have furanose as 5-membered ring and pyranose as 6-membered ring. Both ribose and deoxyribose belongs to furanose structure, that is 5-membered rings. Now we will conclude this theory part with tips and tricks. This includes we have D-glucose and D-mannose, which are apimers of each other. That means they differ in configuration at carbon atom second.
Okay. Or we can say that these compounds differs in configuration other than carbon 1. So these are known as epimers. Both alpha glucose and beta glucose are anomers of each other because they differ in configuration at carbon number 1. Total number of possible optical isomers of glucose are 16 due to the presence of 4 optically active carbon atom, and that of fructose are 8 due to presence of 3 optical carbon. ओके तो इसमें जब हम एनोमर्स और एपिमर्स के लिए कंडीशंस चेक करते हैं तो हमें किस कार्बन पे हम चेक करते हैं वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी शुड रिमेंबर द डेफिनेशंस आल्सो. राइट. रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल इज चेक्ड. तो यहाँ पर अब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलते हैं. अल्फा इसलिए क्योंकि OH की रिलेटिव पोजीशन कार्बन 1 के विद रिस्पेक्ट राइट हैंड साइड होती है. डी हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर में, और प्लस इसलिए क्योंकि उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होती है. जब हम प्लस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज मिलता है. जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं वो भी अब एक दूसरे के एपिमर्स हैं. और जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज मिलता है. Okay, so do we need to remember these hydrolysis reactions? Right, because these hydrolysis reactions are already asked in previous JEE papers. Okay. So we do need to remember these reactions. So now we will move on to next topic, inversion of sugar. Whenever sucrose is hydrolyzed, initially sucrose is dextrorotatory on hydrolysis in the presence of dilute acid. Note down that in the presence of dilute acid, it yields equimolar mixture of plus D glucose and minus D fructose. But since we know that minus D fructose has greater magnitude of specific rotation, resulting mixture is levorotatory. This process is known as inversion of sugar. अब हमारे पास इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है हमें प्लस डी ग्लूकोज और माइनस डी फ्रुक्टोज का, मगर माइनस डी फ्रुक्टोज की जो मैग्नीट्यूड होता है स्पेसिफिक रोटेशन का, यानी हमें पता है रोटेशन इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी और जो प्लस डी ग्लूकोज की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण इक्विमोलर मिक्सचर है तो दोनों का जब ऐड होता है तो नेट जो रोटेशन आती है वो नेगेटिव आती है, इसलिए जो मिक्सचर ऑब्टेन होता है उसे लेवोरोटेटरी बोलते हैं. सिंस इनिशियली हमारे पास सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कॉन्फिगरेशन में था और अब लेवोरोटेटरी में, इसलिए से हम इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं. Okay. That was the theory for the chapter biomolecules. We'll move on to the questions from this chapter now.